हेलो। और कैसे हैं? मैं हूँ डी पी कोरी, गवर्नमेंट कॉलेज विश्रामपुर। आज का मेरा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। यह बैक्टीरियल डिसीज़ है और बहुत ही आज जनमानस में इस रोग के बारे में भयावहता के रूप में देखा जाता है। अब तो इनकी संख्या कम हो गई है, लेकिन इससे 10 साल पहले अगर देखा जाए तो इस बीमारी से गांव-गांव में भी देखा जा सकता था। शासन ने इस रोग के बारे में बहुत गंभीरता से ट्रीटमेंट किया है, जिसके कारण आज हमारे भारत में ट्यूबरकुलोसिस से रोगी की व्यक्ति की संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको किस प्रकार डिस्क्रिप्शन किया जाए, तो ये मैं बनाया हूँ कंटेंट, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वो ट्यूबरकुलोसिस का सोर्स क्या है, क्या लक्षण क्या है, उनका टाइप्स क्या है, फिर टेस्ट कैसे किया जाए, फिर उनका रोकथाम कैसे किया जाए, फिर उसका परीक्षण कैसे किया जाए, उपचार कैसे किया जाए। इससे इन सारी बातों से हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में चर्चा एवं डिस्कस करेंगे। पहले में हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन। वास्तव में ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहा जाता है? ट्यूबरकुलोसिस को मुख्य रूप से टीबी या क्षय रोग के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि क्षय रोग यह इन्फेक्टेड डिसीज है, अर्थात संक्रामित रोग है। यह डिसीज एक प्रकार की जीवाणु से होते हैं और उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेजर रूप से ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को इफेक्ट करता है, फेफड़े को संक्रमित करता है। इसके अलावा यह बोन, इंटेस्टाइन, स्किन में भी इफेक्टेड होता है। सबसे पहले 1882 में रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। ट्यूबरकुलोसिस अर्थात क्षय रोग के बारे में देखते हैं कि वास्तव में कौन कौन सी ऐसी सोर्स है जिनके कारण टीबी की बीमारी होती है। पहला है इम्प्योर फूड को ग्रहण करने से, अर्थात अशुद्ध भोजन को जब हम ग्रहण करेंगे तब बॉडी में ये जीवाणु इंजेक्ट हो जाता है। दूसरा इनको देख सकते हैं, रोगी के थूक है, मल है, कि भोजन है, कपड़े हैं आदि से इस रोग का इन्फेक्शन होता है। कभी कभी अशुद्ध एयर के माध्यम से भी बैक्टीरिया शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। खास करके हम देखे जाएंगे, आप लोग देखे होंगे कि जो न्यूमोनिया जिनको होंगे या खसरा होंगे, ऐसे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, या ऐसे व्यक्ति जिनकी जो अपने कैपेसिटी से, अपने बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ऐसे लोग इस रोग की संक्रमण की संभावना बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर इनमें दिया हूँ कि माइक्रोबैक्टीरियम का डायग्राम में कैसे गोलाकार का रूप में ये पाए जाते हैं, और ये बलगम में जो रहते हैं उसके बीच में ये बैक्टीरिया एक लंबे क्लास्ट्रिडियम गुच्छे के रूप में जो पाए जा रहे हैं। ऐसा इस फिगर 1 में मैं दिया हूँ। फिगर 2 में इसका बड़ा डायग्राम है, तो उस बैक्टीरिया का कैसे न्यूक्लियाइड में है, बाहर में उसका सेल वाल के स्ट्रक्चर है, इसमें राइबोसोम का जो पाए जाते हैं, और इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन से ये घिरे रहते हैं, बाहर में फ्लैजिला रहते हैं। थर्ड फिगर में हम देखेंगे तो इसका 2 फाइब्रोप्लास्ट और फोमी माइक्रोफेज पाए जाते हैं, जिसमें फोमी माइक्रोफेज में ये जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, ये उसका छोटे रूप में दिखाया गया है कि कैसे वो जीवाणु ये एक्टिव रूप में रहेंगे। ये नॉन रेप्लिकेट में रहते हैं, अर्थात ये एक्टिव नहीं रहते हैं, ये जीवाणु एक्टिवेट होते हैं और यही इन्फेक्टेड करता है। तो इन डायग्राम के माध्यम से हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट में हम जब चलेंगे तब इसका सिम्टम्स अर्थात इनका लक्षण है, अर्थात हम कैसे जान सकते हैं कि ये टीबी डिसीज़ है, तो इसको साधारण रूप में हम जानेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं
कि जो बैक्टीरिया है एक प्रकार का ट्यूबरकुलिन, ये एक केमिकल है और एक पॉइजन के रूप में काम करते हैं, ये स्रावित करते हैं। दूसरा कि अगर किसी व्यक्ति में को टीबी हो गया है या होने वाले हैं, तब उससे पता चलता है उनके शरीर का भार लॉस होने लगता है। तीसरा जो है, भूख ठीक से नहीं लगती, थकान रोगी को होने लगती है, लगातार 3 हफ्तों से खांसी बना रहता है, 100 फ़ारेनहाइट निरंतर इनको फीवर बना रहता है, थूक के साथ ब्लड का भी स्राव होने लगता है। तो ये जो 7 जो है कैरेक्टर है, ये टीबी की होने का लक्षण है। कुछ हम देखे हैं कि टीबी को किस प्रकार डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से, मेजर रूप से 2 प्रकार से टीबी को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पल्मोनरी टीबी और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो पल्मोनरी टीबी के कैसे जान पाए जाएंगे? जब लंग्स को इफेक्ट करता है अर्थात फेफड़ों को इफेक्ट करता है, तब इसे हम पल्मोनरी टीबी कहेंगे। जब बैक्टीरिया 90% से ज़्यादा लंग्स को इफेक्ट करता है, तब ये पल्मोनरी टीबी होंगे। लंग्स के फेफड़े के ऊपरी भाग में होने वाले जो टीबी है, उसको कैविटरी टीबी कहते हैं। सेकंड में हम चलेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी इसलिए कहा गया है कि जब लंग्स के अलावा बॉडी के अदर ऑर्गन में जब इफेक्टेड होंगे, तब उस प्रकार की टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहेंगे। ये टीबी किसे इन्फेक्टेड होंगे कि लो इम्यूनिटी कैपेसिटी वाले लोगों में और छोटे बच्चों में अधिक इफेक्टेड होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी छोटे बच्चों में, अगर यह एनएस अर्थात नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर यह लैम्प सिस्टम में इन्फेक्टेड करता है तो इस प्रकार की टीबी को लैम्प नोड टीबी कहते हैं। ये 2 मेजर रूप से प्रकार है इसका, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा भी हम जब देखे हैं बहुत सारे बुक को डिस्कस करने के पश्चात, तो इसमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी पाए जाते हैं। हालांकि आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो ये बहुत सारे ऐसा जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी पाए जाते हैं। पहला, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी किसे कहेंगे कि टीबी का पेशेंट, टीबी उनको हो जा रहते हैं, अगर वो गलत तरीके से मेडिसिन लेता है या बीच में टीबी की जो कोर्स का जो रहता है, इतने दिन तक का दवा लेना है ऐसा कोर्स रहता है, उस कोर्स को छोड़ देता है या रेगुलर रूप से जब मेडिसिन नहीं लेता है, तब इसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी कहते हैं। ये फर्स्ट है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का। सेकंड में हम चलेंगे एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस, अर्थात यह घातक होता है। डॉक्टरों, चिकित्सकों भी ये बताते हैं कि इस प्रकार का घातक क्यों होता है, क्योंकि इस प्रकार का जो एमिकेसिन, केनामाइसिन और कैम्पेरियोमाइसिन का ये प्रतिरोधक करता है, रेसिस्टेंट करता है। इसलिए इस ट्रीटमेंट को या इस प्रकार की टीबी को ट्रीटमेंट करने में हार्डली होता है। ये टीबी का प्रकार है और टीबी के प्रकार के पश्चात हम उसका कौन कौन से टेस्ट करेंगे, ये भी उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो टीबी का टेस्ट मुख्य रूप से 4 स्टेप में किया गया है, 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लूइड टेस्ट, सेकंड है स्किन टेस्ट, थर्ड है लाइन प्रोब एसे टेस्ट और फोर्थ है जीन एक्सपर्ट टेस्ट। ये 4 मेथड है। इन 4 मेथड से टेस्ट किया जाता है कि किस व्यक्ति को टीबी है या नहीं। फ्लूइड टेस्ट में थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा कि जो कफ बलगम का आते हैं, उस बलगम का एक स्मीयर बनाते हैं और फिर उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग करने के पश्चात इनको माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि टीबी है या नहीं। सेकंड जो स्किन टेस्ट है, जिसे
टेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट की सहायता से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसे टीबी है या नहीं। जो थर्ड है लाइन प्रोब एसे टेस्ट। इस टेस्ट का फर्स्ट लाइन ड्रग इस ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट करने का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, अर्थात थर्ड स्टेप इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट लाइन में कौन सा मेडिसिन होगा, सेकंड लाइन में कौन सा मेडिसिन लेना पड़ेगा, एवं थर्ड स्टेज में अर्थात क्लाइमेक्स स्टेज में कौन सा मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के टेस्ट जो होते हैं उसको लाइन प्रोबे एसे टेस्ट कहा जाता है। जैसे फर्स्ट लाइन टेक्स्ट में मैं लिखा हूँ आइसोनाइज्ड और रेमफेफिन कि ये प्रतिरोधक रेसिस्टेंस से जुड़ी जेनेटिक म्यूटेशन को आइडेंटिफाई 1-2 दिन में की जाती है। तो इस फोर्थ टेस्ट है जीन एक्सपर्ट टेस्ट, अर्थात व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली जो जीन है, अर्थात डीएनए को भी न्यूक्लिक एसिड को चेक करने के पश्चात जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अब इसका हम आते हैं प्रिवेंशन है कि इसका रोकथाम कैसे किया जाए। तो बड़ा सिंपल है, आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी रोग का हम प्रिवेंशन कैसे किया जाए। छोटे से बुखार से लेकर बड़े बड़े से बीमारी का जब तक हम उसका प्रिवेंशन नहीं करेंगे तब तक उसका कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो बड़े बड़े रोग का इलाज परहेज ही है। पहला में मैं लिखा हूँ सीने का एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे के माध्यम से ये पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं। सेकंड जो है, जो बलगम है, जो थूक है, खांसी से जो थूक आती है, उस थूक का जब टेस्ट कराते हैं तो भी पता चल जाता है। और रोगी व्यक्ति जो रहते हैं उसको हवादार कमरे में रखना चाहिए। खांसते छींकते समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की परिस्थिति में खांसते और छींकते समय का चल रहा है जो कोरोना वायरस का, तो ये वर्ड से हमको पता चल जाता है। इसमें भी खांसते और छींकते समय मुंह पर स्वच्छ कपड़ा रखना चाहिए, अर्थात रुमाल रखना चाहिए ताकि कोई जीवाणु इन्फेक्टेड ना हो। और अच्छे चिकित्सा का परामर्श लेना चाहिए। ये प्रिवेंशन में है जो सर्वविदित है। इसका ट्रीटमेंट में आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जब बचपन में थे तो हमारे घर में ले जाते थे BCG का टीका। ये बेसिलस कैलुमेन ग्लूटिन, ये इसका पूरा नाम है। BCG का वैक्सीन लगाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। अपने अपने बच्चे को टीका लगवाते रहना चाहिए। ये BCG का टीके लगाने से टीबी का कंट्रोल हो जाता है। जो दो दवा ज़्यादा पॉपुलर है, आइसोनाइज्ड और रेमफेफिन, ये मेडिसिन है जो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट इसका जो रूल है उस रूल में इस दवा को लिया जाता है। तो इस टीबी का नेक्स्ट स्टेज आगे नहीं बढ़ पाता है, अर्थात ये दोनों मेडिसिन कंट्रोल करते हैं। MDT का, इसका भी हम लोग बहुत सारे टीवी में इसका प्रचार प्रसार सुने हैं। अमिताभ बच्चन इसके बारे में करते थे। MDT मल्टी डबल डोज ट्रीटमेंट। तो ये टीबी का कंट्रोल करने का, ट्रीटमेंट करने का ये मेडिसिन है, MDT के अंतर्गत लिया जाता है। उसका एक कोर्स है, उस कोर्स को करने के पश्चात टीबी का बीमारी जो है दूर हो जाती है। हम इस ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप लोगों को बताए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और बड़ा सिंपल है, ये 9th के, 10th के, 12th का, ये 3rd ईयर की बुक में बहुत सारे ऐसे चीज़ इनके बारे में हमको मिल जाएंगे। नेट से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में हैं या हिंदी मीडियम में हो, तो आप लोग अपने इच्छा के अनुसार इसका नोट्स बना सकते हैं। अगर मेरा बनाया हुआ नोट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे या तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का उपचार कैसे किया जाए, कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या है।
रेफरेंस में देखेंगे तो मैं अपना जो कलेक्ट किया हूँ इन बुकों से, टेक्स्ट बुक, जैसे कि मैं पहले लेक्चर में अपना बताया था कि R.W. फेयरब्रदर में बैक्टीरियोलॉजिस्ट है ये, इसके बारे में भी आप बुक को लेकर के इसके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है आपके थर्ड ईयर जो है SM सक्सेना के बुक में आप इसके बारे में कुछ मटेरियल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इन लेक्चर के साथ, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।